नमस्कार, आप दरभंगा जिला देख रहे हैं और मैं गोपाल हूं। इस समय हमारे साथ जाले के विधायक श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। ये अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं के प्रति हाजिर माने जाते हैं। साथ ही 2015 में वो ऐसे समय जीत कर आए थे जब भारतीय जनता पार्टी को आशा अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई थी। हम इनसे बात करेंगे जाले की समस्याओं के बारे में और इनका चुनाव में जाते टाइम क्या एजेंडा हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवेश जी हमारे साथ जुड़ने। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं। चुनाव आ रहा है अभी हमारे पास, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि बिहार के भविष्य को देखते हुए 2020 का चुनाव आपकी नज़र में कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? 2020 का चुनाव तो सभी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन 2005 के बाद से जब से एनडीए बिहार में काम की है तब से एनडीए की सरकार बिहार में बनना बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके लिए बिहार की जनता भी सजग है। तो हम तो मान रहे हैं कि लगातार 15 वर्षों से जिस सरकार ने बिहार की दशा और दिशा को पटरी पर लाने का काम किया है उसको बार बार मौका देने के मूड में बिहार की जनता है। इसलिए 20 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और हम लोग कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, इसलिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। कई ऐसे नए काम आ गए सरकार के सामने चुनौतियों के रूप में, जैसे बाहर से जो हमारे प्रवासी भाई लौटे हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करना। अभी कल ही मैंने चिट्ठी लिखा है माननीय श्रम संसाधन मंत्री को कि बिहार में श्रम आयोग की स्थापना कैसे हो। जब तक श्रम आयोग नहीं बनेगा तब तक हम उनके हित में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ग्रांट और अनुदान दे कर के बहुत सार्थक काम बहुत कम समय के लिए हो सकता है, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के जो अभी एनडीए की सरकार है, जो लगातार 15 वर्षों से बिहार के लिए सोचने का काम की है, बिहार को गति देने का काम किया है, बिहार के विकास के दर को भारत में सबसे नंबर 1 पर रखने का काम की है। हम समझ रहे हैं कि यहाँ बिहार की जनता भी समझ रही है कि 20 में पुनः इनको मौका दे करके और जो अभी नई चुनौतियाँ खड़ा हुई है सरकार के सामने, जनता के सामने, उसका मुकाबला करने में अगर कोई सरकार सक्षम है तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार है। अच्छा, अब हम थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण मसलों की तरफ चलते हैं। जाले विधानसभा का काफ़ी बड़ा एरिया, सिंहवाड़ा और बाकी अन्य एरिया भी बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि हमेशा से अंदेशा होता है कि बाढ़ आ सकती है, साल ब साल ऐसा होता रहता है। साथ ही मेट डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन भी होता है। उसके बाद भी जो ये स्थिति है, ये समस्या इतनी बड़ी क्यों है? हम इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं कर पाते? नहीं, बाढ़ के लिए पहले से उपाय सरकार करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के पास फ्लड फाइटिंग विभाग है। इससे जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक विभाग है, पूरा का पूरा पदाधिकारियों का जत्था है, वर्कर का जत्था है जिस पर काम करती है। और आपका प्रश्न शायद ये था कि हर साल बाढ़ आती है, इसका परमानेंट सलूशन क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि आपका प्रश्न संभवतः इस दिशा में था, लेकिन उस पर भी सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नदी से नदी जोड़ने का सपना साकार करने की दिशा में वो काम कर रहे थे। आज बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों के लिए अपना एजेंडा तैयार किया है कि हम बिहार के अंदर छोटी नदियों से नदी को जोड़ेंगे। उसके कई लाभ हैं। नदी से नदी जोड़ने का लाभ है कि जैसे आप मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, कई बार खिरोई नदी में लबालब पानी होता है और बगल के छोटी नदियों में पानी नहीं होता है। तो बड़ी नदी में जब पानी एक्सेस आता है नेपाल से, तो उसको डिस्चार्ज करके अगर हम छोटी नदी में भेजेंगे तो उससे हम समय समय पर जल संचय करके पटवन सिंचाई का भी काम कर सकते हैं और जल संचय का बड़ा भंडार हमारे पास होगा और कहीं ना कहीं और समय आने वाले बाढ़ को इस माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जरा गौर करिए कि 90 से 2005 तक बिहार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश हो गया था। पिछले 15 वर्षों में ये सरकार बिहार के हर क्षेत्र में काम किया
और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूती के साथ काम किया। अब निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए है। हम अपने क्षेत्र के अंदर भी प्रयासरत हैं कि हम छोटी नदी बड़ी नदी को कैसे आपस में छोटी नदियों को जोड़कर जल संचय की भी व्यवस्था करें और बाढ़ पर भी नियंत्रण करें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नदियों को जो जोड़ने की योजना है उसमें खैर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो सब चीज़ें देखनी होती है। बट मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने कहा कि लगातार पदाधिकारी काम करते होते हैं, डिपार्टमेंट काम करता होता है, उसके बावजूद इतने ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं और जो सरकार की तरफ से राहत पहुंचाई जाती है वो उनको नाकाफ़ी लगती है बहुत ज़्यादा समय। तो इसके पीछे क्या किस आधार पर आप कह रहे हैं? बिहार की सरकार ने तो आपदा प्रबंधन में जिस चुनौती को अपने हाथ में लेकर के जिस तरह से सफलता पाई है, आपको मालूम नहीं होगा कि 2005 के पहले 20 किलो और 10 किलो अनाज के लिए लाठियों से पिटवाया जाता था बिहार की जनता। आज 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है। और जानिए कि जब दरभंगा जिला में बाढ़ आया, हमारा सिंहवाड़ा प्रभावित हुआ, जिस दिन पंचायत को घोषित किया, सीओ आपदा पदाधिकारी होता है अंचलाधिकारी, जिस दिन अंचलाधिकारी ने पंचायत को प्रभावित घोषित किया, कल होके 24 घंटे के अंदर हमने उनके अकाउंट में 6,000 रुपया भेजने का काम किया है। और इतना ही नहीं, कुशल आपदा प्रबंधन के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी की, माननीय नीतीश कुमार जी की और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का जितना पीठ थपथपाया जाए हम समझते हैं कम है। हमने तुरंत 24 घंटे के अंदर 6,000 रुपया लोगों के अकाउंट में बिहार की सरकार ने भिजवाने का काम किया है। और किसानों के खेत का भी मैपिंग करा करके कि कहाँ क्या नुकसान है, फसल क्षति का नुकसान भी इनपुट के माध्यम से हम लोग यथाशीघ्र भुगतान करने जा रहे हैं। जरा पहले की हालत भी तो पूछिए, उन लोगों से समझिए कि 2005 के पहले कितने का बजट बनाते थे जल संसाधन विभाग का। उनको जरा जाकर पूछिए कि आपदा प्रबंधन का कोई बजट होता था कि नहीं होता था। उनको जरा पूछिए कि हेल्थ के अंदर कितने का बजट होता था। आज सरकार काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। और मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि देश, बिहार की जनता का, आपदा पीड़ित जनता का बिहार के संसाधन पर पहला अधिकार है। और निश्चित रूप से बिहार की सरकार उस दिशा में सफलतापूर्वक काम की है। जब हम बाढ़ के बारे में सवाल करते हैं तो कम्युनिटी किचन और कभी कभी ये भी सवाल आता है कि क्या 6,000 इनफ है। खैर, अभी हम आगे चलते हैं। और दूसरी जो बड़ी चैलेंज है यहाँ के लोगों के सामने वो माइग्रेशन का चैलेंज है। उनके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी हाल में हमने देखा कि एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स और एसएससी स्टूडेंट्स अपने मांगों को लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड भी चला रहे थे। तो ये बिहार की पूरी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ इसी विधानसभा की बात नहीं कर रहा। तो आपने अपने एरिया में इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या ऐसे कदम उठाए? देखिए, हमारी बात चल रही है, देश के अग्रगणी व्यवसायियों से चल रही है। एक जगह मुझे सफलता भी बहुत हद तक मिली हुई है। जब कार्य प्रारंभ होगा, शुभारंभ होगा, तो विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। हमने कई लोगों को रिक्वेस्ट किया है, सरकारी स्तर पर भी वो मन बना रहे हैं यहाँ आने के लिए। उस दिशा में सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है। जब मिल जाएगी तो मैं उसका खुलासा करूंगा कि जॉब कैसे मिले। इसके लिए मैंने अभी कहा कि श्रमिक आयोग की स्थापना हो, श्रमिक आयोग बने, बिहार के अंदर रोज़गार सृजन का काम हो। और रोज़गार सृजन के मामले में भी अगर देखा जाए तो पिछले 15 वर्षों में एनडीए सरकार, बिहार की एनडीए सरकार अव्वल रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी रोज़गार के क्षेत्र में और काम करना है। पलायन रोकने के लिए हमको रोज़गार व्यवस्थित करना होगा। और निश्चित रूप से चुनी हुई सरकार के सामने ये चुनौती है और हम लोग इसको आने वाले दिनों में इसका भी रास्ता निकालेंगे। मैं आपकी फेसबुक फीड को एक बार चेक कर रहा था तो उससे मुझे करीब 1 साल पहले उसमें दिखा कि आपने एक पेपर कटिंग में ऐसा मिला मुझे कि अडानी ग्रुप 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। तो उस पे क्या अपडेट है? मैंने कहा ना कि मेरी बातचीत चल रही है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जो बड़े ग्रुप हैं वो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट कर लेने के बाद जब तक सार्थक तरीके से ज़मीन पे नहीं आते हैं तब तक उनके लिए कुछ कहना, जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं बनता है
तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की उसकी चर्चा अभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी हमने हाल में आपको देखा है कि आप बहुत ज़्यादा रोड्स का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चुनाव आने के टाइम ही ऐसा क्यों होता है, और जो रोड बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं, बहुत जल्दी जर्जर हो जाते हैं, बहुत अन्य तरह की समस्याएं हो जाती है। उद्घाटन करना ही एक सॉल्यूशन नहीं है ना इसमें? नहीं, उद्घाटन भी कर रहे हैं हम। तो जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन हम ही लोग करते हैं। हम तो एनडीए वाले हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। और आप देख लीजिए कि 8 करोड़ का अभी जाले में जब हम भवन का नींव रख रहे थे तो कुछ मित्रों ने ऐसे ही पूछा कि आप केवल शिलान्यास करेंगे कि ये बनेगा भी? और 2 साल के अंदर 8 करोड़ की बिल्डिंग बना करके, आपको अगर अवसर मिला होगा जाले मुख्यालय जाने का तो आपने देखा होगा कि दरभंगा ज़िला में ऐसा कहीं पर कोई भवन सरकारी कार्यालय के रूप में इतना अच्छा भवन कार्यरत नहीं है। और जानिए कि उसका शिलान्यास भी हम ही ने किया था, उसका उद्घाटन भी हम ही ने किया है। तो हम लोग जो काम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जिसका शिलान्यास अभी कर रहे हैं, जनता उसका उद्घाटन करने का आशीर्वाद पहले ही मुझे दे चुकी है, इसलिए उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इस पर कोई शक कम से कम आपके मन में न होना चाहिए। और दूसरी बात, जो सड़क के मानक के संबंध में आपने कहा, तो आपको मालूम हो कि 206 किलोमीटर सड़क देश के आज़ादी के बाद ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बना है। और 206 किलोमीटर सड़क इस 5 वर्षों में मैं जाले की ज़मीन पर उतार देने का काम किया हूँ। तो आज अगर उसका शिलान्यास कर रहा हूँ तो विरोधियों के मन में बड़ी जलन होती है, और वो आते हैं कभी 6 महीने 2 महीने में तो कहते हैं कि केवल शिलान्यास हो रहा है, इसमें तो 40% अनुशंसा मेरा था। तो मैं कहा आपने तो कम से कम कबूला पत्र मीडिया में आकर के कि आपने केवल अनुशंसा करने का काम किया था, उसको बनाने का काम ये जाले का बेटा कर रहा है, जो जाले का इस समय प्रतिनिधित्व कर रहा है। और निश्चित रूप से हमने उसको बनाने का काम किया है, उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया है। और देश की आज़ादी के बाद 206 किलोमीटर सड़क ग्रामीण कार्य विभाग ने पहली बार इतनी बड़ी सड़क जाले को दिया है। आपको जानकर थोड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि उत्तर बिहार में सर्वाधिक सड़क इस बार जाले विधानसभा को ग्रामीण सड़क मिला है। और हम तो कह रहे हैं कि पीछे की सभी सड़कें जोड़ दीजिएगा, उससे ज़्यादा है ये सड़क जो इस पंचवर्षीय में बना है। तो स्वाभाविक है जब हम सड़क ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा शिलान्यास करेंगे, अवसर मिलेगा ज़्यादा शिलान्यास करने का। आज ही 2 सड़क का शिलान्यास कर रहा हूँ। और जो आपने प्रश्न पूछा कि चुनाव के समय, तो कोरोना को तो न मैं जानता था ना आप जानते थे। अगर शायद ये कोरोना ना आया होता तो ये सारी सड़क बनकर अभी तैयार होती। जनवरी फरवरी में मैं इसका शिलान्यास कर चुका होता, मार्च में मैं इसका शिलान्यास कर चुका होता, मार्च अप्रैल में। और अभी तक ये सड़क अपना रूपरेखा ले चुकी होती, अपनी रूपरेखा को प्राप्त कर चुका होता। तो इसलिए ये तो विरोधियों की भाषा है, उनको जलन हो रहा है। वो कभी कहे कि जी विधायक तो हो गए हैं, मैं कोई काम नहीं करने दूंगा उनको। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमारे पिछली बार के निकटतम प्रतिद्वंदी ने कहा था, इस बार न जाने कौन होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि चुनाव तो जीत गए हैं, मैं कोई काम नहीं करने दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था। और आप जान लीजिए कि जाले की जनता में संतोष है कि उसका विधायक 5 साल में उसका 1 घंटा भी खराब नहीं किया है। और दूसरी बात कि आप PWD सड़क की बात करिए, आपको सब मालूम है कि देश के आज़ादी के बाद जाले विधानसभा में 68 वर्षों में हम लोग को अगर हटा दीजिए तो 60 किलोमीटर सड़क, कुल 70 वर्षों में 60 किलोमीटर सड़क PWD में जाले विधानसभा में बना है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि केवल इस 5 वर्षों में 38 किलोमीटर नई PWD सड़क ला करके मैंने जाले को देने का काम किया हूँ। 17 किलोमीटर नए नाले के साथ और 5 किलोमीटर, मतलब 17-5 23 किलोमीटर PWD सड़क के किनारे नए नाले के साथ 38 किलोमीटर नया सड़क ला करके जाले को देने का काम किया हूँ। तो इसलिए उपलब्धि अगर आप बोलेंगे तो उपलब्धियों की भरमार है। हम विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा तो मुद्दा है कि विकास को नई रफ्तार, हमारे लोग कहते हैं कि विकास को नई रफ्तार फिर से जीवेश कुमार।
तो लोग आशीर्वाद दे चुके हैं हमको, तो बैठे हुए हैं, जनता का काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। इसलिए इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया टिप्पणी नहीं देना है। मुझे बस जाले के लिए काम करना है। मेरे ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक क्षण चुने हुए समय का जाले का है। मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ और मैं जाले को देने का प्रयास भी करता हूँ। अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो हम एक बार स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य में जाले रेफरल अस्पताल की हालत, मैंने जिन लोगों से बात की यहाँ के स्थानीय लोगों से, वो मानते हैं कि चीज़ें ठीक हुई हैं, बट इतनी भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। उसके अलावा मैं एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना है उस बारे में, या फिर जो स्कूल्स है वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था क्वालिटी में जो सुधार आना चाहिए, उसके बारे में क्या एफर्ट्स किए? मुझे खुशी है कि आपने ये बात कहा कि जाले के अस्पताल में सुधार हुआ है। मीडिया के लोग जनरली इसको कबूलते नहीं हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि हमने कुछ लोगों से बात की है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इधर से जाने वक्त 4 किलोमीटर पर जाले का रेफरल अस्पताल है, आप वहाँ चले जाएं। एक बार वर्तमान जाले के रेफरल अस्पताल को देखिए। 2005 के पहले जाले के रेफरल अस्पताल में महीने में 139 पेशेंट आता था। अभी 10,000 पेशेंट से ऊपर पेशेंट जाले के रेफरल अस्पताल में है। सभी 92 प्रकार की आवश्यक दवाएं जाले के रेफरल अस्पताल में हैं। और जिस काउंटर पर सबसे ज़्यादा भीड़ हो, आप ज़रा जाकर औचक निरीक्षण करिए, आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में किस प्रकार से हॉस्पिटलों का जीर्णोद्धार हुआ है। और जहां सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, आप केवल पूछ लीजिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, वो बताएंगे दवा मिल रहा है, हम दवा प्राप्त कर रहे हैं। और आप जानिए कि अभी जाइए ज़रा देखिए, हम कहेंगे देखने के लिए कि सभी पुराने बेड बदल कर नए बेड बना लिए, नए बेड लगाया है जो आजकल प्राइवेट अस्पतालों में रहता है। अल्ट्रासाउंड की मशीन आई हुई है, डॉक्टर को ट्रेनिंग दिया था, वो चले गए, अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं आपको आज न्योता देता हूं कि कल आप जाले के अस्पताल में आइए 11 बजे। कल हम ब्लड बैंक, रक्त संचय और का भी काम जाले के अंदर कल से प्रारंभ होगा। कल उसका हम शुभारंभ करेंगे जाले के अस्पताल में। तो अब इतना बड़ा काम जाले में बदलाव हुआ है। पहले आप देखते कि क्या स्थिति जाले का था, अस्पताल का था, आप जाकर के देखिए आज क्या स्थिति है। तो इसलिए बिना जाए लोगों से बात करके, आप उन्हीं लोगों से बात किए होंगे जो जाले अस्पताल अभी नहीं गए हैं, उनका अनुभव 2005 वाला होगा। अभी 2020 वाला अनुभव लेने के लिए एक बार जाना पड़ेगा, जाइए, और हर प्रकार का बदलाव आपको नज़र आएगा। मैं मानता हूँ कि अभी और भी कार्य हमको करना है। जैसे भवन निर्माण के क्षेत्र में हम इसी बार लगे हुए थे, शायद कोरोना ना आता तो जाले को एक अच्छा भवन भी मिलता। वो निकट भविष्य में जनता आशीर्वाद देने वाली है और मैं पुनः भवन निर्माण के क्षेत्र में इक्विपमेंट के साथ फुल फ्लेजेड एक अच्छा अस्पताल जाले को देने वाला हूँ। और इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में आपने कहा, इंस्टीट्यूशन अनुमंडल को मिल जाता है। जैसे अनुमंडल स्तर पर अगर ITI खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले जिला स्तर पर, तो दरभंगा जिला को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हम लोग गांव के लोग हैं, देहात के विधायक हैं, हमारा बड़ा प्रयास हुआ, एफर्ट्स हुआ। और आप जाकर देखिए कि उसी जाले के रेफरल अस्पताल के अंदर ANM कॉलेज चल रहा है, जो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज 160 बेटियां बाहर से आकर जाले में ट्रेनिंग ले रही है, पढ़ाई कर रही है। और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के पथ पर भी जाले 2 कदम आगे बढ़ चुका है। ईश्वर ने मौका दिया, जाले की महान जनता पुनः आशीर्वाद देने वाली है और जो बचे हुए काम हैं उस पर निश्चित रूप से अच्छे से काम करेंगे। अच्छा, जिन लोगों से मैंने बात की थी उन लोगों ने ये भी कहा कि जो नल जल वाली योजना है, उसका मतलब इसका जो संबंध था मुख्यमंत्री जल निश्चय योजना से, जिसमें था कि सब घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करती होती है, उसमें बताई गई कि कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थल पे शौचालय हैं, खास करके उसमें बहुत अच्छा काम नहीं हो पाया है। तो नल जल योजना और जो सार्वजनिक स्थल पे स्वच्छता की बात, 17 से अधिक सार्वजनिक स्थल पर शौचालय में बना चुका हूँ। अब जरा जाइए ना, जरा देखिए। आप जब यहाँ से चलेंगे ना कमतौल के लिए,
तो पौनी के पास पहले बाएं साइड में देखिएगा चमचमाता हुआ 6-8 सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, नज़र पड़ जाएगी आपकी। इस प्रकार का 17 से अधिक शौचालय बना चुका हूँ, और कोरोना शायद ना आया होता तो मेरा 78 शौचालय ऐसा सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना है। जगह भी सेलेक्ट कर ली है और बना भी रहा हूँ कि सभी दलित बस्ती में जहाँ जगह का अभाव है, कमी है, वहाँ सार्वजनिक शौचालय हम बनाएंगे, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आपको संतोष प्राप्त होगा जब आप जाले में घूमेंगे और जब आपको दिखेगा कि जाले में इस क्षेत्र में काम हुआ है, तो मैं समझता हूँ आपको एक संतोष प्राप्त होगा। नल जल योजना, अब नल जल योजना पर तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। आपको मालूम है कि आज अपने यहाँ ज़मीन के नीचे आर्सेनिक काफ़ी मात्रा में आ रही है, और कई प्रकार का जो अवयव है जो शरीर में कम होना चाहिए वो पानी में ज़्यादा मिल रहा है। इस सब पर विचार करते हुए अपने राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चालू किया, हर घर नल का जल। तो डीप लेयर का बोर्डिंग डाल करके पीने का स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य था, और हम समझते हैं कि उसमें ज़ोर शोर से सरकार काम कर रही है। हर घर तक नल का जल कैसे पहुंचाएं, बहुत जगह हम लोग पहुंचा चुके हैं, और जो छूटे हुए वार्ड हैं उसमें अगले 1-2 महीने में इस काम को हम पूर्ण कर लेंगे। अच्छा, जो मुझे कंप्लेंट्स मिली थी सार्वजनिक शौचालय के बारे में, आपने कमतौल के पास के स्थान का जिक्र किया, बट ये कंप्लेंट्स मेनली कमतौल मार्केट के आसपास से थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी लोग होते हैं। कमतौल की समस्या दूसरी है। कमतौल के अंदर जो सार्वजनिक शौचालय कहीं बनेगा, इसके लिए जब मैं विधायक हुआ उस समय से जगह मांग रहा हूँ। कमतौल बाज़ार है, वैल्यूएबल जगह है। मैंने कितने साथियों से कहा कि यहाँ कोई सार्वजनिक जगह हो, सरकार की ज़मीन उपलब्ध हो तो मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय बना करके उसको तैयार करूँगा, जनता को समर्पित करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस है कि कमतौल में मैंने इतना काम किया, हॉस्पिटल बनाया, आज हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर के लिए वहाँ आवास बना रहा हूँ, दोनों हाई स्कूल को भवन दिया, कमतौल से अहिल्या स्थान जोड़ने वाली सड़क को PWD में ट्रांसफ़र कराया, जिसका कल परसों कार्य शुभारंभ होने वाला है। अहिल्या स्थान से गौतम कुंड को जोड़ा, जिसका कार्य शुभारंभ हो चुका है। तो इतना काम किया, लेकिन एक छोटा सा काम जिसमें शायद 5 लाख रुपए लगते सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए, उसके लिए लोगों ने जगह उपलब्ध नहीं कराया, जिस कारण से वो आज भी लंबित है। और मेरी इच्छा है कि आज भी जगह मिले तो उस दिशा में मैं सार्थक कदम उठाऊं। लेकिन लोगों से अच्छा काम तो आप कर सकते हैं ना जगह की उपलब्धता के लिए। नहीं, जगह तो वहीं से लोग चयन करके बताएंगे कि इस जगह पर बनाइए। अब मैं उसको अगर बाज़ार के लोगों को, मैंने बोला था पिछले चुनाव में भी कि जो बड़ा बाज़ार है, जैसे भड़वारा है, जैसे अपना कमतौल है, यहाँ अगल बगल के लोग जब आते हैं मार्केटिंग करने के लिए तो 3-4 घंटे स्पेंड करके जाते हैं। और सबसे बड़ी कठिनाई, पुरुष को छोड़िए, महिलाओं के साथ बहुत कठिनाई। इसको संजीदगी के साथ इस पर चिंता करते हुए मैंने बाज़ार के अंदर जगह मांगी थी कि आप दीजिए। अब उसको मैं स्टेशन पर बनवा दूँ तो क्या फ़ायदा होगा। आज तो स्टेशन का मैंने जीर्णोद्धार कराया, आप लोगों को अवसर मिला है देखने का। वैसा स्टेशन कैसा लगता है, 20 बार लोगों ने लिखा, ये काम तो दूसरे लोगों का था। लेकिन इस काम को मैंने इसलिए किया कि श्री राम सर्किट से जब मैंने अहिल्या स्थान को जुड़वाया तो मुझे लगा कि श्री राम सर्किट से जब जुड़ गया अहिल्या स्थान तो कुछ लोग ट्रेन के रास्ते भी आएंगे और जाएंगे अहिल्या मैया का दर्शन करने के लिए, तो स्टेशन भी उस स्तर का होना चाहिए। और मैंने 2 बार प्रयास किया, सरकार ने कहा कि इसका रेवेन्यू नहीं है स्टेशन का, और बिना रेवेन्यू का फिर भी मैं बात करके कि भाई ये रेवेन्यू से इसका लेना देना नहीं है, ये पर्यटक स्थल का स्टेशन है, इस नाते इसका जीर्णोद्धार किया जाए। और उस समय के वर्तमान रेल राज्य मंत्री आदरणीय मान्यवर मनोज सिन्हा जी ने हमारी पीड़ा को समझा और तुरंत इसकी स्वीकृति दी। आज आप देखे होंगे बन करके तैयार है, हर प्रकार की सुविधा वहाँ मिल रही है। हमने ऊपरी गामी पथ भी
वहाँ और जो 11 में बनाने का काम किया, कितना काम गिनाएंगे आप? तो 20 मिनट 25 मिनट टाइम देंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि मेरे मन में पीड़ा है कि बाज़ार के अंदर कहीं कोई सार्वजनिक जगह लोग देते, लोग बताते। मैंने भी अपने स्तर से प्रयास किया कि वो मिले तो वहाँ मैं एक सार्वजनिक शौचालय बनवा सकूं, जिसकी ज़रूरत आज भी मैं महसूस करता हूं। उसकी कमी को दूर करने के लिए मैं बाज़ार चौक पर सड़क के उस साइड मैं एक सामुदायिक भवन सह शौचालय का निर्माण कराया, उसकी कमी को दूर करने के लिए। लेकिन आज भी मेरी इच्छा है कि बाज़ार के मध्य में कहीं जगह मिले तो मैं इस काम को करूं। अभी अहिल्या स्थान की बात आई, जो कि मिथिला में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल के तौर पे देखा जा सकता है। मिथिला की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मखाना भी है, जिसके जीआई टैग को लेकर के अभी विवाद उठ रहा है। हम अभी अंतिम सवाल की ओर पहुंच रहे हैं। लाना सब। तो अब जब हम अंतिम सवाल की ओर पहुंच रहे हैं तो सर से जानना चाहते हैं कि जीआई टैग को लेकर के इनकी क्या राय है और क्या कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि शायद बिहार का मैं पहला विधायक होऊंगा जिसने कुलपति को पत्र लिखा है। उस विश्वविद्यालय के कुलपति को मैंने पत्र लिखा है कि ये ठीक है, बिहार, हम बिहारी हैं, हम बिहार के रहने वाले, मुझे गर्व है, लेकिन जो मखाना है वो मिथिला से जुड़ा हुआ है। इसलिए जीआई टैग जो आपने बिहार मखाना किया है उसको मिथिला मखाना बिहार करिए। जैसे शिमला मिर्च, ऐसा नहीं है कि केवल शिमला में होता है, लेकिन उसका नाम आज भी शिमला मिर्च है और पूरे देश में शिमला मिर्च के नाम से वो चलता है। इसलिए यह मान, यह स्वाभिमान मिथिला को मिलना ही चाहिए। जीआई टैग के अंदर उसका नाम मिथिला मखाना बिहार कर लीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन उसका नाम मिथिला मखाना जीआई टैग में होना चाहिए। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं ये पत्र मेल कर चुका हूं और बाय पोस्ट भी भेज रहा हूं। इस पत्र को मैंने उस विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखा है कि आप इसका नाम बिहार मखाना नहीं करिए, ये मिथिला का धरोहर है, इसका नाम मिथिला मखाना बिहार कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पत्र लिखा है। तो ये तो आप जो पूछ रहे हैं उस पर हम पहले से काम कर रहे हैं। मिथिलांचल को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो पहले विधायक हैं जो पाग और धोती कुर्ते पाग में मैथिली में शपथ ग्रहण करने का काम किया विधानसभा के अंदर। तो हम मिथिला को कैसे छोड़ सकते हैं? मिथिला की बात आएगी तो जोरदार तरीके से सरकार अपनी भी होगी तो उसके अंदर अपनी बात रखने का काम करेंगे। तो अभी तक जीवेश जी ने बहुत अच्छे से सहजता से सारे सवालों का उत्तर दिया। अब हम आखिरी सवाल इनसे पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या काम रह गया है और अगर आप जीत करके आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, काम तो कई हैं जो अभी और करना है। अगर 5 ही साल में सारे काम हो जाते तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव 5 ही साल के लिए होता, बार बार चुनाव नहीं होता। चुनाव चुनौती ये आता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, 2005 के पहले 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे अगर बिजली गलती से मिल जाती थी लोग बड़ा प्रसन्न रहते थे। आज 4 घंटा बिजली था। अभी क्या स्थिति है? अभी 2 घंटे बिजली कट जाए तो सबसे ज़्यादा जनता मालिकों का फ़ोन बिजली कटी हुई है इस बात के लिए आती है। ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि लगातार इधर बिजली 24 घंटे जाले में रह रहा है। लेकिन अब कैसे चुनौती बदल गई कि अगर 2005 के पहले हम जनरेटर से मोबाइल चार्ज करने के लिए चौक पर जाते थे और जब मैं विधायक हुआ तो लोग कहते थे कि जरा देखिएगा 2 घंटा कम से कम बिजली आ जाता तो मोबाइल चार्ज कर लेते। और अब क्या कहते हैं, 1 घंटा बिजली कटता है तो कहते हैं गर्मी में मर रहे हैं विधायक जी, बिजली नहीं है। और आप ज़रा याद करिए 2005 के पहले, मैं तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति हूँ, हमारे गांव का ट्रांसफार्मर उड़ गया तो 6 महीने तक नहीं बदलाया और गांव के लोग ट्रैक्टर लेकर के गए और उसको स्वयं भाड़ा किराया कर करके ला करके लगवाए यहाँ पर। और आज 24 घंटे में जाले में ट्रांसफार्मर बदल दी जाती है, जबकि टाउन के लिए सरकार ने दिया हुआ है कि 24 घंटे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण में 48 घंटे में। लेकिन मुझे खुशी है कि जाले के अंदर 24 घंटे में आज ट्रांसफार्मर बदल करके हम लोग सुविधा देते हैं। तो चुनौती बदल रही है, कई प्रकार के काम। जैसे पहले जब मैं विधायक हुआ तो मेरे सामने चुनौती थी कि हर घर तक बिजली पहुंच जाए। अब हर घर तक बिजली पहुंच गया। अब मेरे सामने चुनौती है कि भाई हर घर में प्रीपेड मीटर लग जाए, बिजली का गोलमाल नहीं हो। कुछ लोग असंतोष में रहते हैं कि मेरा बिल ज़्यादा आ गया, तो अब प्रीपेड मीटर कैसे लगे? आपको मैंने पहले कहा कि छोटी नदी से छोटी नदी कैसे जुड़े। आपको मैंने पहले कहा
कि पलायन कैसे रुके उस क्षेत्र में, श्रम आयोग का कैसे, कल मैंने पत्र लिखा है श्रम संसाधन मंत्री को, संभवतः वो पत्र भी अभी होगा, जो मैंने मेल किया अभी होगा, कि मैंने लिखा है श्रम संसाधन मंत्री को कल ही कि आप श्रमिक आयोग बिहार में उत्तर प्रदेश सरकार की तरीके से हम लोगों को बनाना चाहिए कि हम जो बाहर से आए हुए मजदूर के हित में काम करें, तो उस पर भी मुझे काम करना है। तो इस प्रकार के कई काम हैं जो अभी मुख्य रूप से एजेंडे में है कि पलायन को रोकना, बाढ़ पर कैसे नियंत्रण पाएँ, बिजली के क्षेत्र में हम कैसे चुस्त दुरुस्त और हो जाएं, 24 घंटा बिजली के साथ साथ प्रीपेड मीटर हर घर को मिल जाए, उनको संतोष हो कि मैं बिजली ठीक से जलाया हूँ, मेरा इतना ही बिल आया है। तो इस पर भी एक बड़ा काम करना है। और छोटे मोटे, जैसे आपको मालूम नहीं होगा कि अभी मैं हर हाई स्कूल को वाईफाई से जोड़ने जा रहा हूँ, फ्री में वाईफाई मिले, कॉलेज को फ्री में वाईफाई मिले, उस पर मेरा काम चल रहा है। अब मैं काम कर रहा हूँ उस पर, मैं बता नहीं रहा हूँ, बहुत काम तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, गोइंग ऑन, ये मेरा अंडर प्रोसेस है। और आने वाले दिनों में 5G कैसे मिले जाले को, जाले का 39 पंचायत डिजिटल कैसे हो जाए। अभी मैं भारत सरकार के केंद्रीय सचिव से बात करके आया हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि पूरा का पूरा जाले यथाशीघ्र हम डिजिटल करेंगे। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और काम चालू है, काम चालू भी है। तो कई प्रकार का काम है जो नई चुनौतियों को लेकर के हम अपने यहाँ आएंगे। और आपने जिक्र भी कर दिया कि बड़े व्यवसायी कैसे आएंगे, तो बड़े व्यवसायी थोड़ा सा यहाँ बाढ़ और अन्य कारण से थोड़ा सा ये सच्चाई है कि आने में डरते हैं, लेकिन हम लोग उस पर भी काम करने जा रहे हैं कि बाढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम हो सकता है, किस प्रकार से हम बड़े व्यवसायी को यहाँ ला सकते हैं और वो हमारे क्षेत्र में रोज़गार सृजन का अवसर हम लोगों को देंगे। तो ये सारा चुनौती है जिसको आगे हम अपना मुद्दा बना करके लोगों के पास जाएंगे और निश्चित रूप से उस पर मौका अवसर मिलने वाला है तो उस पर काम करेंगे। दूसरा कि आपको पिछली बार भी मैंने पंचायत सा एजेंडा बनाया था कि किस पंचायत का क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से मैंने उस पर काम किया था। तो पिछली बार मैंने देखा कि सड़क के क्षेत्र में इतना मोटा मोटा मेरे पास कागज़ आया, ये सड़क होना चाहिए, ये सड़क होना चाहिए, यहाँ पर PHC होना चाहिए। तो उस पर मैंने बड़ी ही संजीदगी से काम किया और मैं समझता हूँ कि मुझे 95% सफलता उसमें मिली है। जो बचे खुचे उसके भी काम होंगे, आने वाले दिनों में करूँगा। और पुनः मैंने आम जन से पंचायत सह मांगा है कि आप अपने वर्कर के माध्यम से कि आप मुझे अपने गांव के बचे हुए काम को दीजिए कि आने वाले दिनों में उसको मैं अपने एजेंडा में शामिल कर पुनः उसको पूरा कर सकूं। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जाले के विधायक जीवेश मिश्रा जी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।